बेटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपीटेट गणित मॉडल पेपर की बात करेंगे, जिसमें आपके 30 एमसीक्यूज रहेंगे, मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये 30 प्रश्नों में हम आपके मैथ्स के कंसेप्ट के क्वेश्चन करेंगे, जिससे पिछली बार पूछे गए थे उस लेवल के प्रश्न करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वैसा भी करेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम में भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, केवल संख्याएँ चेंज होंगी। और आपके पेडागॉजी का भी यहाँ पे रहेगा। तो ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर एग्जाम के पहले अपने मैथ्स को जांचिए परखिए। आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है और प्रश्न आइए जानते हैं क्या पूछा गया था। पिछले ईयर में पूछा गया प्रश्न था, एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, 46 अनुत्तीर्ण हैं, कितने उम्मीदवार होंगे? तो प्राइमरी लेवल में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यानी 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो एक परीक्षा में यहाँ पे कितने अभ्यर्थी दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिए। एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण, मतलब 100 में से 92 लोग क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और 46 अनुत्तीर्ण हुए। तो कितने उम्मीदवार उपस्थित हैं, जिनसे बन रहा है? वीडियो पॉज करें, कमेंट करके मैं आंसर देखिए, इसके बाद सोल्यूशन देखिए। मान लीजिए कुल उपस्थित छात्र यहाँ पे 100%, उपस्थित छात्र कितना है, 100% अगर हम मानते हैं, 100% यहाँ पे अगर हम मानते हैं, तब आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र यहाँ पे कितना दिया गया, 92% दिया गया। तो अनुत्तीर्ण हम कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 92 कर लेना है, तो हमारे अनुत्तीर्ण निकल आएंगे। तो 100 माइनस 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आएगा, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। 46 तो हमारी संख्या दी गई है, प्रतिशत में निकाल लेंगे तो 8% हमारे अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे। तो 8% का 46 में निकाल लेना है, तो 8% का 46 में निकालिए सभी लोग। तो 100% क्या होता है, 100% बराबर 46/8 कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 100 भी करेंगे। ठीक है, 46/8 गुणे 100 कर लीजिए, तो 46 में 8% हमारा निकल आएगा। तो इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे 25 आएगा, इसको 2 से काटेंगे 46 को, तो आ जाएगा 23। अब 23 गुणे 25 कर लीजिए, 23 गुणे 25 करिए, आपका उम्मीदवार उपस्थित जो संख्या वह निकल आएगी, क्योंकि 100% है हमारा कितना है, 46/8 मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेना। तो 100 में कितने उत्तीर्ण हैं आपके, 46 अनुत्तीर्ण हैं, और प्रतिशत में 8% अनुत्तीर्ण हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 575। कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, 575 उम्मीदवार हुए। अब जिनको ये देखना है कि ऐसी चीज़ें हो रही, तो 575 का आपको 8% देखिए कि आपका 46 आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए सभी लोग, 575 में 8% निकाल के देखिए, 46 आपके संख्या आनी चाहिए, और 46 आ रही, समझिए आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न, एक संख्या में जब 221 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? पिछले ईयर में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, और इस बार भी पूछा जाएगा। संख्याएं बदलेगी लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो हमें सर्वप्रथम करना क्या होता है इस प्रकार के प्रश्नों को, एक संख्या जब 2 से 21 दिया होता है तो इसका गुणनखंड निकालना होता है। 2 से 21 का गुणनखंड आपका 13 आएगा। ठीक है, अब प्राप्त शेषफल हमारा क्या है, 64 दिया गया है, तो इसको क्या है, 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 से भाग देंगे 64 में, कितना आएगा सभी लोग देखिए, 13 का भाग पढ़िए, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, ज़्यादा होता है तो 13 चौको 52 आएगा। तो 64 में अगर 52 माइनस करते हैं तो हमारा 12 आता, तो यहाँ शेषफल कितना बच रहा है, 12 शेषफल बच रहा है। बस यही हमें आंसर दे देना है। इसका आपको जिस संख्या में भाग दिए जाते हैं उसका गुणनखंड निकाल लेना है, फिर आपको जो शेषफल बचता है उसमें आपको भाग देना, उस गुणनखंड का भाग देने के बाद जो शेषफल आपको बचे, कह रहा है ना यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए, तो इस शेषफल 64 को क्या करना है, आपको 13 से भाग दे देना है। तो शेषफल कितना हो रहा है हमारा, 12 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सभी लोग समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि संख्या 583 437 पूरी तरह से 9 से विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक होगा। पहले 4-5 दिन पेपर में पिछले में 7 से 8 प्रश्न जो है विभाज्यता के प्रश्न आए हुए, ज़्यादातर पूछे गए थे। इस बार भी चांसेज है, यानी विभाज्यता हम नहीं कह सकते 7 आएगी, लेकिन 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। तो विभाज्यता का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या अगर 583 437 पूरी तरह अगर 9 से विभाज्य है, अब देखिए
इसके निकालने के लिए फार्मूला होता है विभाज्यता का। 5 दिया गया है, 5 धन 8 धन 3, खाली स्थान की जगह क्या है, x मान लेना है। खाली स्थान ये जगह दिया गया है ना, यहाँ पे वही सम संख्या निकालना है। तो खाली स्थान की जगह x मान लीजिए, 3 प्लस एक्स, एक्स प्लस 4 आ गया, फिर प्लस 3 प्लस 7 बराबर। अब इनको जोड़ लेंगे तो 8 5 13, 3 16, 4 20, 20 10 30, 30 धन x आ जाएगा। ये हमारी क्या संख्या आएगी, 30 धन x निकल के आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा। अब 30 में आप ये देखिए खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा, क्योंकि पूर्णांक दिया गया है तो पूर्णांक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित जब आपका 3 धन x के जगह अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 36 आ जाएगा। तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि 9 चौको 36 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4 जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो 9 से नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 5 जोड़ेंगे 35 होगा, 9 से विभाज्य नहीं होना। तो इन सभी संख्याओं का योग कर लीजिए, जो अगर 9 से विभाज्य हो जाता है समझिए 9 से विभाज्यता है। समझ गए, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो समझिए 9 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मान लीजिए वह 3 क्रमागत संख्या आपकी 2x और 2x प्लस 2 मान लीजिए, और तीसरी संख्या मान लीजिए 2x प्लस 4। 3 क्रमागत सम संख्याएं मानना है, इसलिए हमने 2x लिया है, 2 संख्या लिया है। ठीक है, 2x, 2x प्लस 2 और 2x प्लस 4 3 क्रमागत संख्याएं कहलाएगी। अब इन 3 क्रमागत संख्याओं का योग कर लीजिए आपको, तो 2 2 3 6x और 4 2 6, 6x धन 6 यानी क्या जाएगा, 6x धन 6 आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6x धन 6 को 6 को अगर कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा किससे विभाजित होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है ना दोनों में, तो ये 6 से हमेशा विभाजित होगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी 3 क्रमागत सम संख्या लेंगे। अगला प्रश्न, भिन्न दिया गया है 1/5, 3/2 और 5/4। इसका लासा निकालने के लिए यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पूछा है, और आपको होता है एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न आना ही आना है। तो एलसीएम निकाल लीजिए सभी लोग। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 लिख सकते हैं। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.50 लिख सकते हैं। और 5/4 को क्या लिख सकते हैं सभी लोग बताइए, 1.25। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के दशमलव में क्या करेंगे, आपको 20, 150 और 125 ऐसा लिख लीजिए। कैसा लिखना आपको, यहाँ पे लिख लीजिए सभी लोग, रब पेन जरूर लेके बैठे, सुनने भर से एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखेगा। जो लिखेगा वही इतिहास रचेगा, याद रखिएगा। तो लिखना शुरू कर दीजिए गणित। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, आपको एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको एलसीएम बता देता हूँ। इसका एलसीएम निकालेंगे 5 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 2 आएगा और 3 आएगा, यानी टोटल गुणा करेंगे तो टोटल 1500 आ जाएगा इसका एलसीएम हमारा 1500 निकल के आएगा। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि हमारा दशमलव में आया है। ठीक है, तो दशमलव में हम क्या करेंगे, 1500 बटे क्या कर लेंगे, 100 का भाग कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 15। तो इसका लासा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो किस प्रकार के हमें लासा निकालना है, दशमलव में, क्योंकि अधिकतम दशमलव हमारी क्या थी, 1.50 थी, तो 2 अंकों बाद हमारा दशमलव लगा था, इसलिए हमने 100 का भाग दिया है। तो अधिकतम जो दशमलव हो, जितने अंकों बाद लगा हो उतना नीचे 0 का भाग दे दीजिए, वो आपका लासा निकल आएगा। तो दशमलव का लासा कैसे निकाल लिया आपने, ये भी जान लिया, सभी लोग समझिएगा। इसके बाद है कि प्रतिशत के रूप में अगर अनुपात दिया गया है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत के रूप में अनुपात 3:5 दिया गया है। क्या दिया गया, प्रतिशत के रूप में अनुपात दिया गया 3:5 दिया गया। 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट। 3/5 का हम क्या निकालेंगे, 100% में, 3/5 गुणे 100%। तो 5 को करेंगे 20 आ जाएगा, 20×3 30 आएगा। 20×3 कितना होता है, 30 नहीं, 20×3 60 होता है। तो 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया वीडियो पॉज कीजिए, फिर से वो क्वेश्चन को देखिए और समझिए।
क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जिनको समझ नहीं आता डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप कर देते। कल ही ऐसा हुआ है, मैंने प्रीवियस में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो कोई मैम है वहाँ पे मैसेज कर दिया उन्होंने कि सर आपसे पढ़ाना नहीं आता, आपने कैसे दे दिया, मैंने ऐसे सॉल्व किया, मेरा इतना आंसर आ रहा है। फिर मैंने उसका सोल्यूशन सही पूरा देखा, तब उसको जाके दिमाग की बत्ती खुली। ठीक है, तो ऐसा चीज़ें नहीं, समझिए, इसके बाद डायरेक्ट मैसेज कीजिए, बातें कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वो क्वेश्चन, अगर गलती से हो सकता है रॉन्ग हो गया हो, तो फिर आप मैसेज कीजिए। पहले समझते नहीं हैं और मैसेज आप लोग कर देते हैं। ठीक है, स्वाभाविक बात है, आपको संतुष्ट करना हमारा कार्य है, आपका सही सलूशन बताना हमारा कार्य है, मार्गदर्शन है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। क्या करना है यहाँ पे, 4, 6, 8, 12, 16 का भाग देने पर क्या करता है, प्रत्येक स्थिति में 2 ही शेष बचता है। अब इस प्रकार के वह संख्या हमें निकालना है। संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, तीनों का लासा निकाल लीजिए। जो दो शेषफल, इन तीनों का लासा निकालने के बाद 2 आपको जोड़ देना है। जो अगर, क्योंकि हर स्थिति में 2 शेष बच रहा है तो 2 इसको जोड़ दीजिए वह संख्या, क्योंकि शेषफल जोड़ेंगे तभी हमारी संख्या आएगी ना। ठीक है, तो चलिए इसको लासा निकालिए सभी लोग, एलसीएम निकालिए सभी लोग। एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3, इतना एलसीएम आएगा, और इसमें आपको जो 2 शेषफल बच रहा है इसको जोड़ लेना है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 तीक 48 और 48 धन 2 हो जाएगा 50। तो हमारी वह संख्या हो जाएगी 50। सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना है मैसेज कीजिए व्हाट्सएप 9630689598, इसमें व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। जिनको प्राप्त करना, अपनी तैयारी को इम्प्रूवमेंट करना है। अगला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, x+1, 9-x और 5x-3 से निरूपित की जाती है, तो ऐसे कितने त्रिभुज जो है संभव होंगे। अब त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, हम ये जानते हैं, आप भी जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती, क्योंकि यहाँ पे क्या दी गई, समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी। यदि मान लेते हैं ए बी बराबर ए सी भुजा बराबर के, अर्थात हम यह कर लेते हैं x+1 बराबर हो जाएगा 9 - x के। आप समझ में आ गया सभी लोगों को, इसके बराबर, क्योंकि 2 भुजाएं समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होंगी, 2 भुजाएं हमने बराबर मान लिया। यहाँ से पक्षांतरण करके इसको x को इधर लाइए, 1 को उधर ला जाइए, तो ये प्लस आएगा 2x बराबर 8 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 यानी 4। तो x का मान यहाँ से 4 निकल के आ रहा है। ठीक है, जब x का मान 4 निकल के आ रहा है तो हमारी पहली भुजा क्या हो जाएगी, x धन 4, 4 धन 1 मतलब 5, 9 - 1 करेंगे तो मतलब ये भी 5 आएगा, 9 में से 4 गया 5, 5x - 3 को इसमें क्या करेंगे, तो इसमें 4 पंचे 20 में 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 17। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ये संख्या भुजाएं जो है हमें निकल के आ रही हैं। परंतु ये संभव नहीं, क्योंकि त्रिभुज की गिनी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। होता कि नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या लेना है, 9 - x बराबर 5x-3। अब इनको 2 के लेके देखना पड़ेगा। तो 9 - x, और इसको भी पक्षांतर उसी प्रकार करना है जैसे हमने प्रक्रिया किया। इसमें आपका 6x बराबर आएगा 12, यानी कि x बराबर आएगा 2। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 कर देखना है। x बराबर 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 पंचे 10, 10 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, सभी लोग देख कर देखिए, 7 आएगा। इसमें 3 7 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये संभव है, ये संभव है। अब एक प्रक्रिया और, अब आपको लेना है एक x+1 लेना है बराबर 5x-3। अगर इसको आप लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपकी x बराबर 1 आएगी। ठीक है, जब x बराबर 1 आएगी तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 1 धन 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 करेंगे घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 8 2, यह भी संभव नहीं, अतः केवल एक त्रिभुज बनना यहाँ पे संभव होगा। यही तो पूछा कि ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो एक ही त्रिभुज संभव होगा। वह कौन सा, जो 3 7 7, AC बराबर BC 12 जो आया था। ठीक है,
तो पूरा डिटेल्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 40 सेंटीमीटर, AC बराबर 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा हो। अब इस प्रकार के प्रश्नों का हमें त्रिभुज निकालना होता है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है, यह आप जानते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में अगर ऐसी संख्या होती है तो त्रिभुज पूछा जा रहा है, तो बस कुछ नहीं करना, फार्मूला निकाल लीजिए सभी लोग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। ठीक है, फार्मूला जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका 41 का वर्ग कर लीजिए बराबर दो संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 9 का वर्ग धन 40 का वर्ग। 41 का वर्ग आएगा 1681, 9 का वर्ग 81 और 40 का वर्ग कितना होता है सभी लोग जानते हैं 1600। तो 1681 तो 1681 आ रहा कि नहीं आ रहा है, मतलब क्या होगा, समकोण वाला होगा। त्रिभुज कैसा होगा यहाँ पे, समकोण वाला होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि वह संख्या चुने जो 2 और 7 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए सभी लोग बताइए, वह संख्या आपको चुनना है जो 2 और 7 दोनों से, पहला अगर 2 से विभाज्य यहाँ करते 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छक्का 12, 2 छक्का 2 से हो रहा है। फिर 7 से ट्राई कीजिए, 7 सत्ता 49, 0, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 सत्ता 49 करिए और सचंग 42। जी हाँ, पहला जो अंक है 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो विभाज्यता वाले जो पूछे गए थे यही प्रश्न थे। अगला 13/4 गुणे 7/2 धन 5/2 गुणे 9/2 का मान निकाला। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तो ये जो गुणा वाले हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मैथ्स के जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, थोड़ी चीज़ें एडिशनल नॉलेज रखना पड़ता है, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाते। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ें लिख लेना है। 13/4 लिख लीजिए, गुणे 7/2 कर लीजिए, धन 5/2 कर लीजिए और गुणे 9/2 कर लीजिए। ठीक है, सभी लोगों ने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। कैसे सिंपल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो दिया गया है वही चीज़ें कर लेना है। मतलब ये दो अलग कर लीजिए और ये दो अलग कर लीजिए। 13/4 गुणे गुणा वाला संख्या बीच में प्लस दिया गया है ना, तो प्लस का अलग कर लीजिए। चलिए इन दोनों को अलग करके बीच में प्लस करिए, सॉल्व कीजिए सभी लोग। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 91/8 धन 45/8। एलसीएम ले लेंगे तो 8 दोनों में सेम है, तो कुछ नहीं करना, 91 धन 45/8 कर दीजिए। मतलब 91 धन 45 कितना आ जाएगा, 136/8। इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 17। 17 कितना होता है, अगर और ज़्यादा सरल करना तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, ज़्यादा होगा। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 तो 34/2 करेंगे, 34/2 करेंगे 17 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका हमारा जो मान निकल के आ जाएगा वह जब सॉल्व करेंगे तो 17 निकल के आएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न दिया गया 3 घन जिनके किनारे क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है। तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो। अब घन से संबंधित भी प्रश्न दिया गया है। जब घन से संबंधित प्रश्न दिया गया हो तो आप कैसे करेंगे, अगर आपसे आता है तो वीडियो पॉज कर आप लोग भी कमेंट करके फीडबैक करके बता सकते हैं। अब देखिए, घन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। घन की भुजा बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा 3 के अंदर क्या लिखा जाता है, 3 का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग। 3 का वर्ग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देन 4 का वर्ग, 4 चौक फिर सॉरी वर्ग नहीं लिखा जाता क्योंकि ये क्या है, घन है, तो यहाँ क्यूब लिखेंगे।
तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, सभी लोग बताइए। 3 का क्यूब लिखेंगे, धन 4 का क्यूब लिखेंगे, धन 5 का क्यूब लिखेंगे। 3 किनारे हैं तो इनको हम कर लेना है, और तीनों को अगर जोड़ते हैं घन करके, 3 तिकाएँ, ठीक है। तो तीनों को जब हम सॉल्व करते हैं, 3 अंडर रूट क्या जाएगा, 216 आएगा। 216 को किसका है, सभी लोग बताइएगा। 6 छांगा 36, 36 छक्के 216 अर्थात 6 सेंटीमीटर। 216 में क्या है, उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा हमारा, बड़े भुजा हमारी अभी भुजा निकली है 6 सेंटीमीटर। भुजा निकलने के बाद हमें क्या निकालना है, उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए फार्मूला होता है 6a², मतलब 6 गुणे a² कितना आया 6, तो 6 छांगा 36, 6 गुणे 36 करेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी 216 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था कि एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में कोई भी हो, 8 ही शीर्ष होते हैं घनाभ में, ठीक है। सभी घनाभ क्या होते हैं, घन होते हैं, ये जान लीजिए। सभी घनाभ घन होते हैं। एक घन में 6 फलक और 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। शीर्ष पूछे जाएगा तो 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं, ठीक है। तो शीर्ष, किनारे, फलक, ये चीज़ें आपको नॉलेज में रखना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या ऑप्शन नंबर डी महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि जो शिक्षण होता है वह गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। ह्यूरिस्टिक जो है ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है खोज करना। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या अर्थ होता है, खोज करना। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में मैथ्स पेडागोजी का प्रश्न पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उपचारात्मक में प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना होता है, केवल विशेष जरूरतों वालों के लिए ही नहीं होता है, उन छात्रों के लिए अपने साथियों की तुलना से जो पिछड़ रहे हैं। तो ये शिक्षा, ये विशेष शिक्षा के समान होता है। यह उपचारात्मक शिक्षण का कथन सही नहीं दिया गया। तो व्यापम ने इसे पहला ऑप्शन सही माना था। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो बेंजामिन पेरिस ने किया है, पियर्स ने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो कक्षा 1 और 2 के गणित के लिए अगर देखा जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि गणित का अन्य विषयों जैसा कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ये जो है आपका कक्षा 1 और 2 की अगर बात करते हैं अधिगम के लिए सही दिया गया है। किसके लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए। अगला है, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए। आप स्वयं सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी बालक बालिकाओं क्या करते हैं, कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन तो पॉजिटिव होगा, ये आप करेंगे। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करेंगे, ये भी आप करेंगे। इसके बाद है, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। तो ये कहीं ना कहीं रणनीति, अगर शुरू करने के लिए अगर प्रश्न को हल करने की रणनीति की बात कर रहे हैं, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित कर देना। समूह में अगर हल करेंगे बच्चा तो पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके समुदाय में भागीदारी भावना में अगर देखेंगे तो भागीदारी भावना में रणनीति अगर कर रहे हैं तो ये नहीं होगा। भागीदारिता में होता है कि छात्र क्या एक दूसरे के विचार को क्या करें, संसाधित करें, प्रोत्साहन हो, कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, और प्रश्न हल के लिए कक्षा के छोटे समूहों में विभाजित करना, ये पॉजिटिव होगा। तो जो चीज़ें सही है ध्यानपूर्वक समझते जाइएगा। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्त होती है, तो अवबोधन की प्राप्त होती है।
अगला जो प्रश्न है, गणित को क्या कहा जाता है? तो गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि उक्त परिभाषा किसने दी है? तो किलपैट्रिक ने दी है। किलपैट्रिक ने क्या कहा है? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किसका स्टेटमेंट है? किलपैट्रिक की। फिर अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता उसे क्या कहते हैं? शैक्षणिक उद्देश्य कहा जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सभी लोग समझ रहे हैं? अगला प्रश्न है, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को बढ़ाया जा सके। तो यह दृष्टिकोण जो दिया गया है, ये किस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण कहलाता है? तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा नीति जो 1986 रही है, उसमें यह बताया गया है कि स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित स्तर को क्या है? बढ़ाया जा सके। तो शिक्षा नीति 1986 से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो किस पर ध्यान नहीं देंगे? व्यवहारिक जीवन के विषय संबंध हो, ये तो ध्यान देंगे। मानसिक शक्तियों का विकास हो, ये भी ध्यान देंगे। जाति प्रतिष्ठा उपाय हो या आनंद की प्राप्ति ना हो। अब देखिए, कहीं ना कहीं जाति प्रतिष्ठा, तो जात पात भी अगर देखा जाए तो जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो और आनंद की प्राप्ति ना हो, तो ऐसा नहीं, क्योंकि गणित शिक्षक को ये भी ध्यान देना है कि आनंद की प्राप्ति ना हो। क्या ये ध्यान देना कि नहीं देना? तो दोनों चीज़ें आपकी नेगेटिव दी गई, जाति प्रतिष्ठा का उपाय और आनंद की प्राप्ति ना हो। तो गणित शिक्षण पढ़ाते समय अगर बच्चों को आनंद नहीं आएगा तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। क्यों ध्यान नहीं देंगे? क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी सी ऑप्शन भी नेगेटिव दिया गया है, ये ध्यान देना। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना होता है। यह कथन डटन का है, इन्होंने डट कर कहा है। शक्ति प्रदर्शन कीजिए, तैयारी को पक्की कीजिए। व्यवहारिक गणित का भाग है, तो व्यवहारिक गणित का भाग बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना, ये व्यवहारिक गणित भाग होता है। सभी लोग समझ रहे हैं? आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खाली स्थान बनने में सहायता करना होता है। तो किसी विशेष बच्चे में अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समयोजित बनने में जो है सहायता करना होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्नलिखित में से किस गुण का विकास होता है? तो गणित के अध्ययन में आत्मविश्वास का भी होता है, आत्मनिर्भरता का भी होता है और तार्किक सोच का भी होता है, अर्थात ये इन सभी का हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ये मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने के निश्चित तरीका निहित है। दिए गए कथनों में से कथन को चुनिए, उपरोक्त सिद्धांत का पालन कौन नहीं कर रहा है? तो एनसीएफ 2005 में गणित सोचने और तर्क एक निश्चित तरीका निहित है। सोचना और तर्क करने के लिए निश्चित में क्या होता है? उसे पढ़ाने की विधि बिल्कुल सही होगी। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका होगा। कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास होगा। लेकिन अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, तो प्राइमरी लेवल सूत्र बताना कहीं ना कहीं ये आपका नियम से उदाहरण हो जाएगा, जबकि प्राइमरी में क्या करना है? उदाहरण से नियम की ओर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वह आपका तर्क नहीं होगा, क्योंकि गणित सोचने एवं तर्क एक निश्चित तरीका है। तो सोचने तर्क में सूत्र अगर बताना, निर्धारित सूत्र याद करवाना, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव माना गया है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बाकी 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा सभी लोग बताइएगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी 101% पक्की कीजिए। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं 7 PM पर। जय हिंद, वंदे मातरम।